Hello everyone, let's discuss another paper 2016। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में मिस्टेक्स तो नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे जो डाउटफुल हैं। तो चलिए फटाफट इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हमारा बचेगा एक पेपर। तो इसलिए आप खुश हो जाइए, बहुत ज़्यादा पेपर बाकी नहीं है और इस पर ध्यान लगा के इसको अच्छे से कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। तो ये बहुत सही बात कही है। अपने आप में तो कोई पूंजी बुरी नहीं होती, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे किसी भी चीज़ का तो फिर बेकार ही होगा। तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। इसमें तो ये करेक्ट आंसर दिया है, किसी में दिया हुआ है ऑप्शन ए, तो वो इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गांधी ने ऐसी बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटोमोर के अकॉर्डिंग निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें देख लेते हैं। पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन। तो जो बॉटोमोर हैं उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए इन दोनों ही कारक को उत्तरदायी माना है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा समुदाय का तत्व नहीं? अभी मैंने जब प्रीवियस ईयर का 2013 वाला पेपर किया था तो आपको बताया था ये क्वेश्चन, और ये 3 बार रिपीट हो चुका है। तो समुदाय का कौन सा भाग नहीं होगा, उसमें क्या क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है। हम की भावना, आत्मनिर्भरता और निश्चित भूभाग। क्योंकि इसमें विविध जो कम्युनिटी होती है उसमें एक ही जैसे लोग होते हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो इसलिए उसमें विविधता नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो प्राथमिक संबंधी माता पिता भाई सारे हो जाएंगे, लेकिन चाचा हमारे सेकेंडरी हो जाएंगे। स्वायत्त व्यसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? वो की है सदरलैंड ने। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा, अधिकारी तंत्र ने से किन मूल्यों का हास्य होता है? तो अधिकारी तंत्र में मॉडर्न वैल्यू हो जाएंगी, पॉलिटिकल हो जाएंगी, सोशल वैल्यू हो जाएंगी, लेकिन ट्रेडिशनल वैल्यू नहीं रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक असहयोगी प्रक्रिया है? तो ये तो मैंने आपको दोनों ही बताई, सहयोगी और असहयोगी कौन सी हो जाएगी। तो इसमें है सहयोग, सात्मीकरण जो है वो सहयोगी हैं, और असहयोगी कौन सी होगी? वैसे तो इसमें मॉडर्नाइजेशन कोई प्रोसेस नहीं है, इसको यूजलेसली दे के कन्फ्यूज़ किया है। तो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, प्रतिस्पर्धा या संघर्ष अगर होगा तो वो होंगी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है किसकी? तो मैंने उस वाले क्वेश्चन में बताया था सेवा और वस्तुओं की, जिसमें आंसर हो, इसलिए इसमें आंसर होगा डी। सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? तो ये है स्टैटिस्टिकल, सहयोगी, सामूहिक, समिति संबंधी। तो इसको किया है बीयरस्टीड ने, और इसके ये भी पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये लूथर का है कोटेशन, और इम्पोर्टेंट कोटेशन है। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष कंटिन्यू नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, और इसमें अस्थिरता होती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? तो तृतीयक संबंधी कौन हो जाएगा? मामा, भाई का पुत्र, पिता तो अपना सेकेंडरी तक ही रहेंगे, लेकिन पिता तो प्राइमरी हो जाएंगे, और जो साले की पत्नी है वो हो जाएगी तृतीयक। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या कम हुई है? तो 2011 के अकॉर्डिंग जहाँ जनसंख्या कम हुई है वो है आपका नागालैंड। संस्कृताइजेशन की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है किससे? रेफरेंस ग्रुप से, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सामाजिक तथ्यों के समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर कौन बल देता है? तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, दरखाएम। वेस्टर्न मार्क के अकॉर्डिंग परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो वो था पितृसत्तात्मक। और द लाइफ डिवाइन बुक के कौन लेखक हैं? तो लाइफ डिवाइन जो बुक है वो है अरविंद की। इसके अलावा भी मैंने एक प्रीवियस ईयर वाले में भी बुक पूछी गई थी अरविंदो की, वो भी इम्पोर्टेंट बुक है। और उसके अलावा पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज ने क्या कहा है? तो कल्चर की डेफिनेशन में उन्होंने ये बात कही है, संस्कृत मानव का पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। भारत में त्रिस्तरीय, अब तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने 3 से 4 बार आपको बताया है। अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात होगी तो बलवंत राय मेहता होंगे, अगर 2 की बात होगी तो अशोक मेहता होंगे, और ये भी 2013 पीजीटी में
आया था, तो क्वेश्चन तुरंत का तुरंत भी रिपीट होता है। आप ये भी देख रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? कूले ने दिया है। निम्नलिखित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसकी है? तो आपको पता ही है, वेस्टर्नाइजेशन, श्रीनिवास। नेक्स्ट है एक बंधक बहुबंधक समूहों का परिचय किसने कराया है? तो ये मल्टी बाउंडेड यूनिबाउंडेड की बात करते हैं, सोरोकिन करेक्ट आंसर है। हम समितियों के सदस्य होते हैं लेकिन संस्थाओं के नहीं, ऐसी बात किसने की? मैकाइवर एवं पेज ने की है। ये भी क्वेश्चन है तो बहुत कॉमन, लेकिन पूछा जाता है कई बार। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड कौन से थे? तो मैंने बताया था, जब काका कालेलकर की बात होगी तो उसमें हो जाएगा कास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें। और निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, किसका है? ऑगस्ट कॉम्ट का। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी में ही मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में बता रखा है इसको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। पीजीटी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीर स्टेट का कोटेशन है, कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? तो ये अभी उसमें जो प्रीवियस ईयर 2013 वाला पेपर था उसमें भी पूछा गया था, जिसमें इसका आंसर इनकरेक्ट था, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो सामाजिकरण की एजेंसी फैमिली है, समूह है, स्कूल है, लेकिन मीडिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाने जाते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि जो साइंस का क्लासिफिकेशन किया वो किसने किया? कॉम्ट ने। उसमें सबसे पहले मैथ को लगाया, सबसे लास्ट में सोशियोलॉजी को लगाया, और सोशियोलॉजी को सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स बताया है क्योंकि वो सबसे लास्ट में आती है और बायोलॉजी के पहले आती है, इसलिए बायोलॉजी से प्रेरित है। नेक्स्ट है नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें नगरवाद एक परिस्थिति है। ये परिभाषा किसने दी? तो नगरीकरण को एक प्रक्रिया मानते हैं और नगरवाद को क्या मानते हैं? एक परिस्थिति। किसके अकॉर्डिंग? बर्गेल के अकॉर्डिंग। तो अगर पूछ ले अर्बनाइजेशन क्या है, तो अर्बनाइजेशन एक वो होता है, प्रक्रिया होती है। और जाति एक का एक प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? तो प्रजाति सिद्धांत दिया है रिजले ने, लेकिन जो समर्थन किया है वो घुरिये ने किया। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में वगैरह में, और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो जाति का प्रजाति सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो आपको याद करना होगा इसमें दोनों की प्रवर्तक कौन है और इसके समर्थक कौन है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें लोगों को दिक्कत हो गई थी, तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो जब भी इसके प्रवर्तक की बात होगी तो कौन होंगे? रिजले होंगे। लेकिन घुरिये कहाँ पे होंगे? जहाँ समर्थक की बात हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई निम्न हिंदू जाति, आंसर तो आपको यहीं से मिल गया, जब कोई निम्न हिंदू जाति किसी दूसरी जाति की जीवन लाइफ को फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संस्कृताइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक एजेंसी नहीं है? तो औपचारिक एजेंसी कौन सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल की बात कर रहा है, तो कानून, जेल, राज्य, ये सारे आपके फॉर्मल हो जाएंगे, और इनफॉर्मल में आ जाएगा आपका इनफॉर्मल में आ जाएगा आपका धर्म। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर इसमें सी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर दे रखा है ए, तो ये इनकरेक्ट है, आंसर होगा इसका सी। कौन सी ऐसी एजेंसी है जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के नहीं अंतर्गत नहीं आती है? इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी बात होगी, क्योंकि हाँ और नहीं कई बार होता है, नहीं देख मिलता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये जितनी भी एजेंसी आप देख रहे हैं वो लाइन से ही मेंशन है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। कानून, जेल, राज्य, ये सारी आपकी औपचारिक में आएंगी, क्योंकि पता ही आपको अनौपचारिक क्या होता है। इनफॉर्मल जब हम धर्म प्रथा, राजनीति, धर्म प्रथा और जब मूल्य के आधार पर करते हैं तो वो हमारा होता है। तो क्लियर है, ये आंसर आपका यहाँ पे गलत दिया, आंसर होगा सी, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 32 को क्लियरली देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न वर्ण, जब निम्न वर्ण का, अभी ये तो मैंने 10 से 15 बार आपको बताया होगा, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से शादी करेगा तो क्या होगा? मैंने उसमें आपको बताया था। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब निम्न, और आपने ये भी देखा होगा कि इसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से शादी करेगा, उसमें पुरुष का निम्न वर्ग दिखाया गया है।
तो और रिपीट जब भी हुआ है तो प्रतिलोम विवाह का ही हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था अगर पुरुष उच्च जाति का होगा तो अनुलोम हो जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताई थी कि आपको बस एक ही चीज़ याद करनी है, अगर पुरुष का स्टेटस हाई है तो आपको याद करना है अनुलोम विवाह, बस यही मैंने बताया था। और इसके अपोजिट पीजीटी में जितने भी आपने देखा उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें अनुलोम विवाह के बारे में पूछा था, बाकी सब में प्रतिलोम पूछा है। तो प्रतिलोम में क्या होगा, पुरुष का स्टेटस निम्न हो जाएगा। तो यहाँ पे पुरुष के स्टेटस की निम्न बात कर रहा है। अब तो आपको लर्न ही हो गया होगा क्योंकि हमने 10 से 15 बार इस पर डिस्कशन किया है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी। तो मैंने बताया भी था और इसको एक्सप्लेन भी किया था कि क्या होता है सामूहिक प्रतिनिधान। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ही पूछता है। और अभी उसमें भी पूछा था, ये लेटेस्ट जो हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है 51 वाला, उसके ये जीएस में इसने ये क्वेश्चन पूछा था प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसे कृषि क्षेत्र में होता है और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है। तो आपको पता है सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात कौन करता है, मैकिम मैरियट करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जनजाति व्यवस्था का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहले किया था विलियम वाइजर ने। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है। तो ये भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिपीट हुआ है ये। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब होता है सारे धर्म को हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, समान सम्मान देना है। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसमें 1। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द को संबोधित किया। ये भी पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी रिपीट हुआ है। पिछड़े हिंदू की बात कौन करता है। तो इसमें है घुरिये। घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द कह के परिभाषित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें, तो बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रेरणता माना जाता है। तो जब प्रघटना शास्त्र के प्रेरणता की बात होगी तो आंसर इसमें हो जाएगा हर्षल। और इसमें तो सूट्स दिया भी नहीं है, तो वैसे सूट्स की जब बात होती है तो उसमें सामाजिक प्रघटना शास्त्र की बात हो जाती है। और अगर दोनों दिए हैं और सिर्फ प्रघटना शास्त्र दिया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगी हर्षल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वयत्वसन अपराध है। तो स्वयत्वसन अपराध क्या हो जाएगा, घूसखोरी स्वयत्वसन अपराध हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तन को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है सामाजिक संगठन, उसका मतलब है उसके ढांचे और प्रकार में। ये डेफिनेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीट भी हो सकती है और कई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है वो तो लर्न करने पड़ेंगे। तो सोशल चेंज में अगर उसके ढांचे, स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रकारों की बात होगी तो वो कौन होगा, वो हैं डेविस। और ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी गई है, इसलिए आपको ये तो लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कितना भी इस पे फोकस करूँ आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को लर्न होनी चाहिए। सोशल चेंज में स्ट्रक्चर, ढांचे और प्रकार की बात होगी, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो गिलिन है उन्होंने कहा है जो सोशल चेंज की डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने कहा कि जो जीवन है, जो लाइफ है आपके, उसके जो स्वीकृत मेथड है मतलब विधि, उसमें जब चेंज होगी तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने इसलिए की पॉइंट में बताया कि गिलिन का अगर आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो आप 2 को तो एटलीस्ट याद ही रखिए तो आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो गिलिन किसकी बात करते हैं, जीवन के स्वीकृत विधि या मेथड में जब चेंज होगा, उनकी रीतियों में चेंज होगा तो सोशल चेंज उसको कहते हैं। और जबकि जो किंग्सले डेविस हैं उन्होंने कहा स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज होगा, यानी ढांचे और प्रकारों में चेंज होगा। फिलहाल आपको ढांचे और प्रकारों पे ज़्यादा फोकस करना है और बाकी मैकावर का तो रिलेशन पे रहता ही है। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आयु के आधार पे ही बता सकते हैं ये बाल अपराधी हैं, ये वयस्क है। सावयवी सिद्धांत आप जानते हैं, मैंने कितनी बार, बहुत बार बताया और स्पेंसर को एज अ थिंकर भी पढ़ाया, तो उसमें भी आपको बताया स्पेंसर है। गोल गधेड़ों की जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार इसको रिपीट भी देखा गया और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। गोल गधेड़ों भील जाति से जनजाति से संबंधित है।
जेस मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो मैंने ये भी आपको बताया था जब हम आपको कॉम्ट बता रहे थे कि सोशियोलॉजी के लिए उन्होंने क्या नाम सजेस्ट किया था। वो कह रहे थे इथोलॉजी शब्द अच्छा है, तो इथोलॉजी उन्होंने सजेस्ट किया था। किसने? जेस मिल ने। कृषक समाज आधा समाज है, ये किसने कहा है? ये फॉस्टर ने कहा है। पिजन सोसाइटी को पार्ट सोसाइटी बोला है, तो ये भी काफ़ी फेमस है पीजीटी के लिए। पार्ट सोसाइटी की बात करते हैं जॉर्ज फॉस्टर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा जब हम परिवार को व्यक्तियों के, अब ये भी मैंने आपको 7 से 8 बार बता रखा है, किसी भी चीज़ को अगर गठित रूप में या संगठित रूप में अगर बात करेंगे तो वो चाहे कुछ भी हो, फैमिली हो या कोई भी चीज़ हो, वो क्या हो जाएगा? समिति हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या था? तो जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था वो था 27%। निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? ये कई बार गलत हो जाता है क्योंकि समझ में नहीं आता संरचनाकरण पूछ रहा है कि संरचनावाद। तो क्लियरली आपको याद रखना है, अगर संरचनाकरण है, स्ट्रक्चरेशन है तो वहाँ पे हो जाएगा गिडिंग्स, अगर स्ट्रक्चरलिज्म है तो वहाँ पे हो जाएंगे स्ट्रॉस। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप जब भी पढ़ना ध्यान से पढ़ना। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आइडल टाइप की बात किसने की है? वेबर ने की है, और वेबर में मैंने आइडल टाइप को बता रखा है ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा वेबर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? तो मद्यपान को अनियंत्रित पीना कहा है रेकलेस ने। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको लर्न कर लेना क्योंकि क्या रिपीट हो जाए पता नहीं। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम तो पता ही है सभी को, धर्म प्रजा रति है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा के लिए उत्तरदायी है, ये भी आप सभी को पता है कि नेस्फील्ड ने कोटेशन दिया है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी को लर्न होगा। डोमिनेंट कास्ट की बात कौन करता है? ये तो सब लोग जानते ही हैं कि श्रीनिवास इस पे बात करते हैं। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? वो दी है अकबर ने, तो इसलिए करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे पहली बार जो नियमित जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो सबसे पहली बार जो नियमित जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि वो कई बार पूछता है जो पहली नियमित जनगणना हुई वो कब हुई? वो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और जो पहली जनगणना जो ऐसे ही हुई थी, नियमित नहीं हुई थी, वो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो में। तो आपको याद क्या करना है? आपको डिफरेंस ये देखना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, नियमित पूछ रहा है या फर्स्ट पूछ रहा है। तो अगर नियमित की बात होगी तो आप आ जाइए तुरंत 1881 में, लेकिन अगर प्रथम की बात होगी तो आपको जाना है 1872 में। यानी आपको फर्स्टली याद करना है 1872, 1872, और 1872 से आपको याद करना है मेयो। तो पहले आपको रखना है 72 मेयो, उसके बाद आपको याद करना है 1881, उसमें हो जाएंगे रिपन। तो जब रिपन की बात होगी तो 1881 हो जाएगा। और ये दोनों ही क्वेश्चन उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, जितना प्रथम जनगणना उतना ही प्रथम नियमित जनगणना। तो आप एक याद करिए फर्स्ट वाला, और वो तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो आपको याद करना है मेयो कब है? 1872 फर्स्ट, और नियमित होगी उसके बाद, तो मेयो पहले होंगे। श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस बुक में किया था? ये भी बहुत पूछा जाता है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया में किया था। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया था? तो वो है रेडक्लिफ ब्राउन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी दो शब्द सोशियस एवं लोगस से मिलकर बना है। इसमें लोगस किस भाषा का है? तो मैंने आपको बताया था जब सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो एलजी कंपनी को ध्यान रखेंगे, और लैटिन और ग्रीक हो जाएगा। तो इसमें ग्रीक को पूछ रहा है कि जो लोगस है वो किससे बना है? तो वो बना है यूनानी से, और पहला वाला किससे है? लैटिन से। तो इस तरह से आप आंसर को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? जब अवैध साधन ज़्यादा हो जाएंगे तो मैंने बताया था ना, विघटन होने लगेगा, इसलिए ज़्यादा अवैध संबंधों का यूज़ नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब रिलेशन की बात होगी तो मैकाइवर एंड पेज हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है
मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह एक तरह से समझौता होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा? तो प्रोटेस्टेंट धर्म की बात तो करते हैं मैक्स वेबर। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, लेकिन ये समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये डेफिनेशन है आपकी डेविस की। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डेविस हैं उनकी ये डेफिनेशन तो है ही, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा हमेशा एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है, दो डेफिनेशन है इनकी। इन्होंने ये कहा कि जब प्रतियोगिता जो होती है उसका ध्यान जो प्रतियोगिता से हटकर, इससे हटकर किस पे हो जाएगा? जो लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं उनसे, यानी प्रतिद्वंदियों से जब हो जाता है उसका ध्यान, तो क्या हो जाएगा? तब संघर्ष की बात होती। तो ये दो कंपटीशन में दो डेफिनेशन इन्होंने संघर्ष में दी। एक तो ये, जब कंपटीशन का ध्यान कंपटीशन से हटकर कॉम्पिटिटर पे जब ध्यान चला जाएगा तो संघर्ष हो जाएगा, एक ये बात कही। दूसरा इन्होंने कहा ये जो प्रतिस्पर्धा और सहयोग है वो हमेशा ये एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और हमेशा विद्यमान रहेंगे सोसाइटी में। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, इसको एक दूसरे से कोई अलग ही नहीं कर सकता, तो हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है? दो चीज़ें याद करनी है। जब हम डेविस की बात करेंगे तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी? एक तो ये कहते हैं कि ये हमेशा विद्यमान रहेगी, और दूसरा इन्होंने कहा जो कंपटीशन है उसका ध्यान कंपटीशन से हटकर कॉम्पिटिटर पे हो जाएगा। तो ये दो डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इसी के साथ साथ आप ये भी देख लें कि मैकाइवर एंड पेज ने ये कहा है, क्या कहा है संघर्ष में? तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा जो संघर्ष होता है उसमें जो लोग होते हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं या फिर विवाद करते रहते हैं। तो आप एक साथ दो दो याद करते चलें ताकि क्लियर होता जाए। तो यहाँ पे जो मैकाइवर एंड पेज है उन्होंने कहा जो संघर्ष होता है उसमें हमेशा लड़ाई होती रहती है, विवाद करते रहते हैं, सिंपल सी बात ख़त्म। और डेविस की दो चीज़ें हैं कि हमेशा रहेगा, कॉम्पिटिटर का ध्यान कॉम्पिटिशन से हटकर कॉम्पिटिटर पे चला जाएगा। दो चीज़ें हो गई इसमें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बताया? दास प्रथा, जागीर, जातियाँ और सामाजिक वर्ग। तो ये किसने बताया? बॉटोमोर ने बताया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और सभी को ये लर्न भी है, स्पेंसर। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए हुआ था? तो शारदा एक्ट जो हुआ था 1929 में, वो तो बाल विवाह को रोकने के लिए हुआ था, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लगता है कि हम डिस्कस कर दें आपके साथ। तो जो शारदा एक्ट है वो तो आपका बना 1929 में, लेकिन जो 1829 में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि ये 29 से हम लोग लर्न करते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो 1829 है उसमें सती प्रथा की बात हुई थी। तो आप 100 साल पहले, मतलब इतनी पहले सती प्रथा की बात हो गई थी, उसके बाद बात हुई है शारदा एक्ट यानी बाल विवाह पे। तो शारदा एक्ट किस लिए बना था? बाल विवाह रोकने के लिए बना था। इसमें भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमने बताया 1829 वाला जो यहाँ भी मेंशन है वो क्या है? इसको चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एक्ट है ये इस नाम से जाना जाता था, यानी इसको जो शॉर्टकट में है उसको CMRA के नाम से जाना जाता था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट, इसके नाम से जाना जाता था। और ये था 1929 वाला। अभी एक चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो ये बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम बना था और इसमें 1000 रुपया जुर्माना दिया जाता था। लेकिन उसके बाद इसमें क्या हुआ? 2006 में उसको चेंज करके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कर दिया गया। तो उसको क्या कहा गया? क्योंकि प्रोहिबिशन कर दिया गया ना, तो उससे जो ये था CMRA, उससे ये चेंज हो गया PCMA में, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो कहीं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पूछेगा तो वो 2006 होगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये लेटेस्ट है। और अब इसमें क्या हुआ? ये 1000 जुर्माना था ना रेस्ट्रेन वाले में जो 1829 का था, ये 1000 से बढ़ के इसमें 2006 में हो गया 1 लाख।
तो ये कुछ की पॉइंट थे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। तो ये आपको लर्न करना है। और ये जो 2006 वाला जो बना था प्रोहिबिशन वाला, तो वो बाल विवाह जो अधिनियम था उसको निरस्त कर दिया गया था। मतलब जो ये 1829 वाला अधिनियम बना था उसको निरस्त कर दिया गया था और उसको लागू कब किया गया? 2007 में इसको लागू किया गया। तो कहीं अगर ये पूछ ले प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कब लागू हुआ, तो वो होगा 2007, क्योंकि 1 साल के बाद लागू हुआ। लेकिन बना कब था? तो वो बना था 2006 में। तो आपको लर्न करना है यहाँ पे CMRA कब है? 1929, उसमें 1000 जुर्माना था। उसके बाद PCMA कब बना? वो बना 2006 में और उसमें 1 लाख जुर्माना हो गया। इसको लागू कब किया? 2007 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर लर्न कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। रिमांड गृह एवं पोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए बने थे? तो ये तो आपको पता ही है कि ये बने थे बाल अपराधी के लिए, रिमांड गृह और पोस्टल स्कूल। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? तो जन्म दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन, ये तीनों ही हैं, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसमें है कूले। नेक्स्ट है हमारा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो अभी मैंने बताया था कुछ प्रीवियस ईयर वाले में, 1955। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? तो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण वर्ग के रूप में जो वर्णित किया था वो, इसमें वैसे तो कोज़र था, लेकिन कहीं कहीं पे इसमें वेबर भी मान लिया जाता है, पर फिलहाल हम इसका आंसर ए ही मानते हैं, कोज़र। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो सोसाइटी का अध्ययन करता है, ये तो आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करेगा? तो मेहर तो पता ही है, वर करेगा किसको? वधू को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने, ये तो सभी को लर्न होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का पहले उल्लेख मिलता है? अभी ये भी रिपीट हुआ था इसके पहले वाले पेपर में, ऋग्वेद। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जुड़ा हुआ है आपका महात्मा गांधी से। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? तो ये किसने कहा है? ये कहा है मेहता ने। और आपको इसको लर्न कैसे करना है? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बात होगी, लेकिन किसकी? शक्ति के विकेंद्रीकरण में। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में शक्ति के बांटने की, विकेंद्रीकरण की बात होगी तो कौन करता है? तो शक्ति की विकेंद्रीकरण की बात मेहता करते हैं, बस आपको इतना याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ग्राम्य नगर सातत्य की अवधारणा दी? तो वो दी है रेडफील्ड ने। व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक किसकी है? वो है एलेक्स एंकेल्स की। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, तो आपको पता ही होगा, माल्थस ने कहा है। नेक्स्ट है, किस आश्रम को धर्म अर्थ काम का संगम कहा गया है? धर्म अर्थ काम की बात कौन करेगा? गृहस्थ आश्रम में होती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थन कौन करता है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में हो जाएंगे आपके जॉर्ज सिमल। और मिडिल रेंज थ्योरी जो है उसकी बात कौन करता है? वो तो मर्टन की है ही, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। सामाजिक विघटन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसने कहा है? ये कहा है एलियट एंड मेरिट ने। करेक्ट डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए आपको ये डेफिनेशन तो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एलियट मेरिट की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, किसने आकस्मिक या दीर्घकालिक अपराधी को 2 भागों में बांटा है? तो ये बांटा है अलेक्जेंडर स्टोव ने, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा नहीं गया, अभी तक रिपीट नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। अलेक्जेंडर स्टोव ने 2 भागों में बांटा है किसको? अपराधी को। और अगर हम अपराधी की बात करें तो सदरलैंड ने कौन से 2 भागों में बांटा है, वो भी आपको लर्न होना चाहिए। तो सदरलैंड ने जो बांटा है वो बांटा है 2 भागों में,
एक है निम्न वर्गीय और दूसरा है सफ़ेद पोश, जो आप जानते ही हैं उनका वाइट कलर वाला। तो ये अपराधियों के दो प्रकार बताए हैं सदरलैंड ने, जो कि बांटा है निम्न वर्गीय और सफ़ेद पोश अपराध में। इसके अलावा अगर अपराधी की आप बात करेंगे तो अपराधी में और लोगों ने भी अपराधियों को बांटा था, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लोम्ब्रेसो हैं उनका भी था, जिसमें मैंने पीजीटी के ही पेपर में बताया था, जिसमें उन्होंने प्रथम, आदतन, आकस्मिक और एक है पेशेवर, ये जो 4 टाइप हैं अपराधी के, वो किसने बताए हैं? हेज ने, प्रोफेसर हेज ने बताए हैं अपराधी के। तो आप इसको भी लर्न कर लीजिए क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपराधी की बात करते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए, जो अपराधी के टाइप्स की बात हुई है वो 4 लोगों ने बात की है। एक तो अलेक्जेंडर और स्टाउ ने की है। उन्होंने अपराधियों को 2 टाइप में बांटा, आकस्मिक और दीर्घकालीन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया सदरलैंड ने कौन कौन से टाइप बताए, निम्न वर्गीय और सफ़ेद पोश। 2 लोग और हैं जिन्होंने अपराधी के टाइप बताए। जब भी आप किसी चीज़ के टाइप्स याद करें तो आपको याद होना चाहिए कितने लोग हैं इसमें। तो इसमें 4 लोग हैं, जिसमें 2 मैंने अभी आपको बता दिए। 2 लोगों ने बताया 2 टाइप और 2 लोगों ने बताया 4 टाइप, तो टोटल हो गए 4 लोग। प्रोफेसर हेज को मैंने बता दिया, प्रथम, आदतन और पेशेवर आकस्मिक अपराधी हैं। और जो वो हैं लोम्ब्रेसो, उनके भी 4 टाइप हैं अपराधी के, जिसमें उन्होंने बताया था जन्मजात, पागल, आवेगयुक्त और आकस्मिक। 4 मैंने वो भी टाइप बताए थे, वो भी प्रीवियस ईयर में जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला कि प्रोफेसर हेज प्लस लोम्ब्रेसो जो हैं उनके 4 टाइप हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ तो बेनिफिट हो रहा होगा अगर आप डीपली इनको डिस्कस करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें पढ़ें, लेकिन जो भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नातेदारी शब्दावली को 2 भागों में वर्णात्मक और वर्गात्मक में किसने बांटा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बांटा है मॉर्गन ने। नेक्स्ट है, परिहास संबंध किसके मध्य पाए जाते हैं? तो परिहास का मतलब होता है वैसे भी जीजा और साली के बीच में जो हंसी मजाक का रिलेशन है वो इसमें पाया जाएगा। बाकी जो परिहार है वो उसका मतलब होता है अवॉइडेंस, आपको थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखनी होगी, वो वहाँ पे आपको एक साथ में नहीं रहना होता। और ये क्लोजनेस की बात करते हैं, तो इसके अपोजिट होता है परिहार का संबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, समाज बनता है किससे? तो समाज बनेगा व्यक्तियों के संबंधों से, क्योंकि अगर आपके बीच में रिलेशन ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे वेवर ने भी कहा है, अगर कोई आपकी क्रिया से प्रभावित ही नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी करो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो उसके रिलेशन से है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द की खोज कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1938, और देखिए कितनी आसानी से इन्होंने गलत आंसर को करेक्ट लिख रखा है कि ये सही है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे आंसर होगा 1838, इसलिए इसका ऑप्शन तो सी सही होगा, लेकिन ये 1938 नहीं, 1838, 100 साल पहले की बात हो रही है, ना कि उसके बाद की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो वैसे तो प्रक्रियात्मक सिद्धांत डेविस और मूर ने दिया है, लेकिन अगर मूर नहीं है, डेविस है, तो फिर उसी को ही चुनना पड़ेगा। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से परिवर्तित होते हैं, ये डेफिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तो इसमें ये ठीक दिया हुआ है अकबर निमकॉफ, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जब सोशल चेंज की बात होगी, उसमें आइडियोलॉजी की बात हो रही है, तो बात ख़त्म हो गई अकबर निमकॉफ के पास जाके। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल चेंज की एक ना एक डेफिनेशन तो पूछ ही लेता है जब पीजीटी का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेविस किसकी बात करते हैं। जो मैंने आपको इसके अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब डेविस बात करते हैं सोशल चेंज में, तो वो किसकी बात करते हैं? संरचना, ढांचा, प्रकार, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले।
तो ये है जब सोशल चेंज में, और आपको सोशल चेंज अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पीजीटी में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा डेफिनेशन वाला कि किसकी डेफिनेशन है। तो सोशल चेंज में अभी आपने एक लर्न कर ली। अगर विचार की बात होगी, आपको कुछ सोचना नहीं है। विचार दो लोगों का मिलके बना, दो लोग कौन से, आगबन का और निमकॉफ का विचार मिला और सोशल चेंज हो गया, आइडियोलॉजी बदल गई। आप ऐसे ट्रिक बनाइए। दूसरा, अगर ढांचे या प्रकार में अगर स्ट्रक्चर पूरा बदला तो हो जाएंगे किंग्सले डेविस। और मैकाइवर एंड पेज का अभी मैंने बताया, और उतने टाइम भी बताया था कि रिलेशन की वो बात करेंगे, संबंध और कुछ आगे आपको सोचना नहीं है। बात यहीं पे ख़त्म हो गई। अब जब बात होगी इनकी जिन्सबर्ग की, तो ये बात करते हैं केवल ढांचे की। तो ढांचे से आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि जिन्सबर्ग खाली ढांचे की बात करते हैं, लेकिन अगर डेविस होंगे तो ढांचा के साथ प्रकार भी लगा होगा, और ढांचा प्रकार दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस संरचना में ही चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर में बदलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, तो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि डेविस में दो चीज़ें हैं, ढांचे के साथ प्रकार भी है। या तो आप सिर्फ प्रकार को लर्न करिए कि डेविस का प्रकार हो जाएगा और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर चेंज होगी। जिन्सबर्ग में क्या है, ढांचा बदलेगा, लेकिन आगबन और निमकॉफ क्योंकि दो लोग हैं तो दो लोगों के विचार बदलेंगे। और मैकाइवर एंड पेज का तो आपको पता ही है रिलेशन। तो मैंने चारों का बता दिया कि चारों लोग क्या क्या बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस पर डीपली एक्सप्लेन कर दिया, और आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, तभी हमारा जो लेक्चर का जो प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व करने का पर्पज़ है वो सक्सेस होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का नहीं है। तो आपको ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया था ब्रह्मदेव आश्रय जो हैं वो तो आपके उच्च कोटि के हैं ही, लेकिन गांधर्व क्योंकि प्रेम विवाह होता है इसलिए वो उच्च कोटि का नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ जो कि पहले धार्मिक माना जाता था लेकिन अब वैसा नहीं माना जाता है। तो ये किसने कहा है, ये डेफिनेशन तो श्रीनिवास की है, करेक्ट है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। लेकिन जो सेकुलराइजेशन की बात हो रही है उसमें दो तीन लोगों की और बात है, तो वो भी आपको याद करना होगा। मैंने बताया था कि जब भी कोई आपको लगेगा नॉर्मल बात है तो वहाँ पे तो श्रीनिवास हो जाएंगे। तो इन्होंने नॉर्मल कहा, भाई जैसे धार्मिक माना जाता था वैसे अब नहीं माना जा रहा, कोई स्टैंडर्ड लेवल की बात तो की नहीं बहुत ज़्यादा, तो श्रीनिवास हो गए। पर जब योगेंद्र सिंह को हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण में, तो योगेंद्र सिंह कहते हैं कि ये जो मतलब ये जो इसके पहले रूल होते थे वो उस तरह के अब एक्चुअल रूल नहीं अप्लाई होते हैं। किस पे, जो ये क्वेश्चन योगेंद्र सिंह का जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो यूजीसी नेट में रिपीट हुआ था, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तो उन्होंने कहा है इसके जो रूल्स हैं वो does not imply एक्चुअल, मेन यहाँ पे बात है एक्चुअल। जैसे पहले जो धार्मिक नियम की बात होती थी ना, तो पहले वैसे होती थी कि भाई जो कह दिया गया उसको मानो, तो अब एक्चुअल वैसे नहीं माना जाता है, उसमें थोड़ा बहुत उसके जो नॉर्म्स हैं उसमें चेंज आई है। तो जब सेकुलराइजेशन में नॉर्म्स के संबंध में कोई ऐसी बात आपको कहती हुई दिखाई देगी कि उसके नॉर्म्स के जो पहले तेज़ी से लागू किए जाते हैं तो उसमें बदलाव थोड़ा सा आया है, तो वहाँ पे हो जाएंगे योगेंद्र सिंह। हालांकि थोड़ा सा जो कहना चाह रहे थे वो क्लियर नहीं हो पा रहा होगा आपका, तो मैं एक शब्द में अगर बताऊं तो योगेंद्र सिंह जो हैं वो बात करते हैं सेकुलराइजेशन में नॉर्म्स की, और नॉर्म्स के बारे में वो कहते हैं कि उतनी कड़ाई से लागू नहीं होता है संविधान में जैसे पहले लागू होता था, ऐसी बात कहते हैं योगेंद्र सिंह। और अगर नॉर्मल बात होगी कि वैसा नहीं है तो केवल तो उसमें श्रीनिवास हो जाएंगे। दोनों की बात में बहुत सिमिलरिटी है, इसीलिए मैंने दोनों का एक पास लिख के मेंशन किया है, और ये यूजीसी में नेट में रिपीट हुआ है योगेंद्र सिंह वाला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है, तो वो तो समिति से आप जानते ही हैं, समिति बनी ही होती है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है, तो प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़े हैं मर्टन। नेक्स्ट है प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार, तो ये भी आप जानते हैं कि किसने दिया है, ये भी दिया है मर्टन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं होगा, हॉबहाउस, क्योंकि इसमें नहीं है, वो दूसरे संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पे सिंथेटिक का पूछ रहा है, तो ये सिंथेटिक से संबंधित है हॉबहाउस।
और फॉर्मल के नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में, ये तो रिपीट हुई डेफिनेशन, जाति के बंद वर्ग के रूप में मजूमदार ने बात की है। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है, ये भी मैंने बताया था। स्ट्रेटिफिकेशन तब होगा जब उसमें उच्चता और निम्नता का भाव जुड़ जाएगा, तो वर्ण में भी जुड़ा होता है, जाति में भी जुड़ा होता है, और रिसोर्स से भी हम बता सकते हैं कि किसके पास है किसके पास नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं मैकाइवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रदर्शित किया है किसने, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इसमें बर्गस बताया गया है, लेकिन वैसे करेक्ट आंसर इतना कहीं इसका मिल नहीं पाता, तो फिलहाल हम लोग इसको बर्गस ही मान लेते हैं। सामाजिक प्रगति और सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में एक आधारभूत प्रोसेस माना है। और इसी के साथ साथ इन्होंने बर्गस ने ये भी कहा है, राज्य जो होता है वह निरंतर विकास की प्रक्रिया है, तो स्टेट को भी विकास की प्रक्रिया मानते हैं बर्गस। तो इस हिसाब से बर्गस इम्पोर्टेंट है। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, जो ज़्यादा होती हैं वो मॉडर्निटी की जब बात होगी तो अर्जित ही होंगी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मॉर्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो मॉर्गन का मैंने प्रकार भी बताए थे और बताया था कि 5 प्रकार बताए हैं, ये यहाँ पे मेंशन भी हैं, यही वाले 5 टाइप बताए हैं। गरीबी की जो संस्कृति की अवधारणा है उसको किसने विकसित किया है, वो उसको किया है ऑस्कर लेविस ने। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक किसान मजदूर में किसने किया, डैनियल थॉर्नर ने। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों को कौन सा सम्मिलित नहीं है उसमें, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, उसमें उन्होंने फैमिली की बात की, पड़ोस की बात की, खेल समूह की बात की, स्कूल की बात वो नहीं करते हैं, स्कूल सेकेंडरी हो जाता है। चेतन और अचेतन प्रकार की कौन बात करता है, तो जब बात होगी यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात कौन करता है सोशल कंट्रोल में। सोशल कंट्रोल के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें सारे ही लगभग इम्पोर्टेंट हैं, तो फिलहाल हम लोग कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कूले को लर्न कर लेते हैं। बाकी जो आपके ये कार्ल मनहिम है उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और इन लेपियर के भी कई 2-3 टाइप हैं, और गुरविच मोरे भी सोशल कंट्रोल में इन लोगों के टाइप्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब हम सोशल कंट्रोल को पढ़ाएंगे तब आपको सारे टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक साहचर्य संबंध है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है मोरे ने, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको लर्न करने की नीड नहीं है, अब तो हो गया होगा। जाति का आधार क्या है, जाति का आधार तो जन्म होता है, ये सभी को पता ही है। समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा स्पेंसर ने सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, तो ये कौन क्रिटिक करता है, क्रिटिक ज़्यादातर आंसर में बोगार्ट ही रहता है, क्योंकि बोगार्ट ने कई लोगों को क्रिटिक किया है। अभी 2021 वाले पीजीटी में भी आप देखेंगे, उसमें भी एक क्रिटिक है बोगार्ट ही, उसमें भी आंसर होगा। और ये स्पेंसर का क्रिटिक किया, तो अगर आपको नहीं याद हो तो आप देख सकते हैं कि स्पेंसर की क्रिटिक कौन कर रहा है, बोगार्ट्स। क्या कहा है, स्पेंसर के जो सामाजिक सिद्धांत है, थ्योरी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विवाद उत्पन्न कर दिया, तो बोगार्ट्स ने उनकी क्रिटिक की स्पेंसर की। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये बात कौन करता है, तो ये कहा है इमाइल दरखीम ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है किससे, अपने जो मृत भाई है उसकी विधवा से करेगा, तो देवर विवाह हो जाएगा। अपराधी जन्मजात होते हैं, किसने कहा है, लोम्ब्रोसो ने। ऑस्ट्रेलिया की रंटा जाति का अध्ययन, ये तो मैंने बताया था जब दरखाम पढ़ाया था। और उसके बाद घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है, तब जब घनिष्ठता नहीं है तो सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा। रेंटियर वर्ग की जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी है, ये तो आपको सभी को पता ही है, पैरेटो है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की है, तो जब राष्ट्रीय नेशनल उपवन की बात होगी तो उसमें हो जाएंगे एल्विन। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरी स्ट्रीट
द्वार खोलने की बात इन्होंने की है, बैरिस्टिज। और इसी के साथ साथ इनकी एक और डेफिनेशन है बैरिस्टिज की, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कल्चर वो है जो जिसमें लोग विचार करते हैं, कार्य करते हैं और अपने पास रखते हैं। तो इनकी 2 डेफिनेशन है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बैरिस्टिज की। उन्होंने कहा है कल्चर ऐसा है जो जिसमें लोग विचार करते हैं, कार्य करते हैं और एक अच्छी चीज़ होने के नाते अपने पास रखते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। तो दरवाजे भी खोलेगी और अपने पास भी रखेगी। इस तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा बैरिस्टिज की डेफिनेशन। बेरोजगारी श्रम बाजार की वो दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप देखिए क्या है, जो बेरोजगारी है उसमें क्या है, ऐसी दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। मतलब जो श्रम है उसकी शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक हो गई जब, तो क्या होगा, बेरोजगारी हो गई। इसमें आंसर इस क्वेश्चन में आंसर 2 दिए हैं, कहीं ए और कहीं बी, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर बी। तो आप इसको लर्न करेंगे। कार्ल प्रीबाम ने क्या कहा, प्रीबास ने क्या कहा है, इसमें प्रीबास लिखा है, वैसे प्रीबाम है। क्या कहा है इन्होंने कि जो बेरोजगारी है वो ऐसी दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति, जिससे हम पूरा कर सकते हैं, वो कार्य करने के स्थानों की संख्या से ज़्यादा है। तो जब संख्या ज़्यादा होगी तो फिर बेरोजगारी वहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि कार्य करने के जो स्थान हैं उससे ज़्यादा है। तो ये ऐसी बात किसने कही है, कार्ल प्रीबाम। आप याद कर लीजिए, इलियट मेरिटिस में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो सोशल एक्शन के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, जो मैंने बहुत ही अच्छे से अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो जब खस जनजाति की बात होती है तो उसमें जो बहुपति विवाह थी उसका प्रचलन था। लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है। तो उसमें हमने बता रखा है आपको, जब नियम कार्यप्रणाली दशा होगा तो ही संस्था होगी। तो इस तरह से हमारा पीजीटी 2016 का पेपर भी फिनिश होता है। और आपने देखा अभी तक 2000 से लेकर 2016 तक आपने जितने पेपर किए हैं उसमें आपको 2 से लेकर 4 सवाल ऐसे ज़रूर मिले हैं जिसके 2 आंसर हैं या कन्फ्यूज़न है या रॉन्ग आंसर हैं। तो इसलिए मैंने इतनी मेहनत की, आपके साथ सारे पेपर्स को शेयर किया है। और आप भी अब थोड़ी सी मेहनत करके इन सारे पेपर्स को क्रॉस चेक कर लीजिए और अपने करेक्ट आंसर्स को मैच करके उनको लर्न कर लीजिए। और फिर हम मिलते हैं अपने लास्ट पेपर में, जो हमारा पेपर है 2021 वाला। उसमें क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे ज़्यादा, और अगर होंगे या जो भी डिस्कशन की नीड होगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी तक के जितने भी पेपर्स आपने देखे वो बहुत ही कंफ्यूजिंग पेपर्स थे, बहुत ही बेकार कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रॉन्ग आंसर्स आपको हर पब्लिकेशन में मिलेंगे, चाहे कोई भी पब्लिकेशन आप खरीद लीजिए। तो अगर आपको पीजीटी के पेपर्स लगाने हैं तो सिर्फ लगाने नहीं, उनको क्रॉस चेक करने हैं, उनके करेक्ट आंसर्स को लर्न करना है। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको सारे पेपर्स में बताया कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन से आने की पॉसिबिलिटी है। तो वो सभी कुछ क्लियर होगा अगर आप हमारे सारे पेपर्स को लगातार देख रहे हैं। और अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके सारे पेपर्स को क्रॉस चेक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रयत्न करते रहिए, सफल ज़रूर होंगे।